नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स 16 अप्रैल 2022 की ये क्लास आपकी थोड़ी सी लेट मिल पाएगी। उसकी वजह यही है कि रिकॉर्ड लेट हो पाई क्लास, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे से आपको समय की बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बहुत जल्दी आपको क्लास मिल जाएगी। तो आप सभी का स्वागत है। आपको टेलीग्राम लिंक यहाँ पर दिया गया है पीडीएफ के लिए, और पीडीएफ अगर प्राप्त नहीं होती है तो ये नंबर दे रखे हैं जहाँ पर आप मैसेज करके पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं मैसेज से। तो 16 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आपका बिल्कुल भी समय खराब नहीं करते हुए सीधे काम की बात पर आते हैं। कोई भी मार्ग छोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है, पथ भ्रष्ट होना कुछ नहीं होता अगर लक्ष्य भ्रष्ट ना हो। तो मेरे मित्रों, साफ बात यह कह गई है कि किसी भी रास्ते के माध्यम से आप पहुंचिए, अगर आपका टारगेट जो है वो एकदम सही है और आप टारगेट की दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो रास्ते घूम फिर के कहीं भी से भी आ जाओ, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। लेकिन आप अपना लक्ष्य ही भूल गए तो पथ भ्रष्ट माने जाओगे, फिर घूमते रह जाओगे, आप अपने लक्ष्य तक कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। तो कोई भी मार्ग छोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है, पथ भ्रष्ट होना कुछ भी नहीं होता अगर लक्ष्य भ्रष्ट ना हो। लक्ष्य अगर आपको पता है तो आप घूमते फिरते अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंच जाएंगे। मित्रों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया, यह आपको बताना है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिमूर्ति भवन, जिसको कहा जाता है बड़ा चर्चित स्थान रहा है किसी समय में ये स्थान, तो वहीं पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है देश के विभिन्न प्रधानमंत्रियों के समय किए गए कार्यों का उद्घाटन या फिर उनके विभिन्न प्रकार की जो गैलरी है वो वहां पर सजाई गई है, और इसका उद्घाटन हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति हमारे राजनाथ सिंह जी नहीं हैं, रामनाथ कोविंद साहब हैं, और राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह हमारे क्या हैं, गृह मंत्री हैं। ये ध्यान रखिएगा मित्रों। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आज तक नहीं बताई है लेकिन अधिकांश विद्यार्थी ये जानते भी नहीं होंगे मेरे दोस्तों। जैसे एक मनोनयन का नाम आपने सुना होगा, मनोनयन। मनोनयन का मतलब है, पहले लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन मनोनयन किए जाते थे, अब वो नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा में अभी भी जो है वो मनोनयन की प्रक्रिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये जो मनोनयन होने वाले सदस्य है, इनके संबंध में सभी काम कौन डिसाइड करता है, भाई किसी व्यक्ति को मनोनीत करना है तो ये मामला तो जो है वो आप लोग सब जानते हैं कि भाई मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन भारत सरकार का एक ऐसा मंत्रालय कौन सा है जो इन सब प्रकार के कामों को देखता है, तो आपको मालूम होना चाहिए भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसका नाम क्या है, गृह मंत्रालय। यह गृह मंत्रालय इस प्रकार के मनोनयन के संदर्भ में सभी मामले जो है वो कौन सा विभाग देखता है, तो गृह विभाग या गृह मंत्रालय देखने का काम करता है। संसद में मनोनीत होने वाले जो सदस्य हैं उनके संदर्भ में सारे कार्य कौन सा मंत्रालय देखता है, तो गृह मंत्रालय देखता है। 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्रियों के विभिन्न समय पर किए गए कार्यों के संदर्भ में एक संग्रहालय जो है उसका उद्घाटन हाबी त्रिमूर्ति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। चलिए अगले सवाल को देखें, उससे पहले जरा देखिएगा इस सवाल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ पर है प्रधानमंत्री संग्रहालय, ये 4 अप्रैल यहाँ गलती से छपा हुआ है, ये 14 अप्रैल है मेरे दोस्तों। क्या है, 14 अप्रैल। और आज का दिन भी आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही शानदार दिन है। एक तरीके से कुछ लोग पूर्णिमा का दिन मानकर हनुमान जयंती मनाई जा रही है, प्लस इसके साथ साथ मेरे दोस्तों राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस भी आज ही के दिन मनाया जा रहा है। तो ये सब बातें एक साथ आपको ध्यान रखनी है। 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है इसका उद्घाटन किया गया। यह संग्रहालय सिर्फ प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों और उनके योगदान तक सीमित नहीं है, यह हर विषम परिस्थितियों के बावजूद मजबूत होते देश के लोकतंत्र, हमारी संस्कृति में हजारों साल से फल फूल रहे लोकतांत्रिक संस्कारों की मजबूती तथा संविधान के प्रति सशक्त होती आस्था का प्रतीक है। संग्रहालय के लिए सभी जानकारी दूरदर्शन, प्रसार भारती, संसद टीवी, फिल्म प्रभाग, मीडिया हाउस, रक्षा मंत्रालय, विदेश संचार एजेंसियां आदि जैसी संस्थाओं की मदद से एकत्र की गई है। इस संग्रहालय की सामग्री को वर्चुअल रियलिटी, होलोग्राम, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरैक्टिव कियोस्क, मल्टीमीडिया, स्मार्टफोन एप्लीकेशन, कंप्यूटरीकृत काइनेटिक मूर्तियां, इंटरैक्टिव स्क्रीन आदि का उपयोग करके प्रदर्शित किया गया है। तो यह एक शानदार प्रधानमंत्री जो विभिन्न देश के हुए हैं उनके समय में किए गए कार्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक विभिन्न जो प्रधानमंत्री देश के रहे उन्होंने क्या क्या काम किए, उन कार्यों को प्रदर्शित करने वाला यह है प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में किया गया है। चलिए अगले सवाल के बारे में देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारी स्क्रीन पर, यहाँ आपके सामने मित्रों है
हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ, इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? हार्टफेल्ट लेगेसी ऑफ द फेथ नामक पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में स्मृति ईरानी जो है बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री, और इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा है, ये जगत प्रकाश नड्डा जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन दोनों की उपस्थिति में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो इसका सही जवाब ए व बी दोनों होगा। हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ द फेथ नामक पुस्तक का हाल ही में उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल की शुरुआत अभी हाल ही में कहाँ पर की गई? एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल बड़ा प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में कहाँ पर की गई है? तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है? लद्दाख है। और आप लोगों को अक्टूबर 2019 का वर्ष याद होना चाहिए। अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 से भारत में दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और क्या है? लद्दाख जो है ये अस्तित्व में है। 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख अस्तित्व में है। और इसके संदर्भ में जो बिल है वो किसने प्रस्तुत किया था? वो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्तुत किया था। तो इन्हीं में से एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है? लद्दाख है। और लद्दाख जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के तो मनोज सिन्हा आपको याद रखना है। कौन है भैया? मनोज कुमार सिन्हा। मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और यहाँ के हैं राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर जो हैं यहाँ के क्या हैं? जो उपराज्यपाल हैं। इनकी उपस्थिति में लद्दाख में एप्रिकॉट ब्लॉसम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल में नहीं, पंजाब में नहीं। पंजाब सरकार ने अभी जो है वो 300 यूनिट प्रति माह जो है 300 यूनिट जो वो प्रति माह है फ्री बिजली देने का जो वादा किया था इन्होंने, भगवंत मान साहब ने, उसकी दिशा में इन्होंने अपना प्रयास जो है वो शुरू कर दिया है। और वो कहा जा रहा है जल्दी 300 यूनिट पंजाब के सभी घरों को फ्री बिजली मिलने वाली है। देखिएगा लद्दाख का मैप आप देख रहे हैं, चीन से इसकी सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर से लगती है, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, इधर पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा साझा होती है। तो आप ये सब देख पा रहे होंगे। पाकिस्तान में सरकार जो है वो बदल चुकी है, आपको पता है। यहाँ पर चीन जो है यहाँ चीन के साथ सीमा बनाता है और हिमाचल प्रदेश और जम्मू के साथ इसकी सीमा जो है वो लगती है। ऊपर वाला इलाका जो है वो पीओके से ढका हुआ है। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इन 2026 में आयोजित होने वाले खेलों का आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, अमेरिका में नहीं, दक्षिणी अफ्रीका में नहीं। और 2022 में आयोजन होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में किया जाएगा मेरे दोस्तों। ये बर्मिंघम है जो कि यूके में स्थित है। यहाँ पर 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे जाए कि महिला T20 विश्व कप जो होगा, महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा, या पुरुष T20 ICC का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, इसके संदर्भ में, या अंडर 90 महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक का आयोजन तो अमेरिका और जो वेस्ट इंडीज़ है इनके संयुक्त द्वीपों में किया जाएगा पुरुष वालों का आयोजन, और महिला वाले का आयोजन किया जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में आयोजन किया जाएगा। तो इन दोनों को जरूर ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अगर पढ़ें राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में की जाएगी। इन खेलों के दौरान क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वर्ष 2026 के खेलों के संस्करणों की मेजबानी करने हेतु ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर किसी भी अन्य देश ने रुचि नहीं दिखाई है। बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2026 तक राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 के संस्करण की मेजबानी करेगा। इससे पहले दक्षिणी अफ्रीका को इस साल के संस्करण की मेजबानी करनी थी, लेकिन उसकी तैयारी में प्रगति की कमी के कारण मेजबानी का अधिकार वापस ले लिया है। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था, जहां 11 देशों के 6 खेलों और 59 कार्यक्रमों ने भाग लिए थे। 400 एथलेटिक्स इसमें हिस्सा लिए थे। वर्ष 1930 से हर 4 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वर्ष 1942 और 1946 को छोड़कर इन खेलों का आयोजन होता है, यानी प्रति 4 वर्ष बाद इन खेलों का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। अभी ध्यान रखना है कि भैया बर्मिंघम में आयोजित किए जाने हैं नए अभी वाले, और बाद में 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में इनका आयोजन किया जाना है मेरे दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो मेरे हिसाब से आप सब जानकार हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की आकृति कुछ इस प्रकार की आपके सामने है।
यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए इस प्रकार का है, यहाँ पर आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के 2 द्वीपों के बीच में यहाँ कुक जल संधि पड़ती है, यहाँ तस्मानिया है, यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी है और इसके अंदर मरे और डार्लिंग है, प्लस यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो है, आपको इस बारे में भी पता होगा। यहाँ पर्थ से सिडनी के बीच में एक लंबा रेल मार्ग स्थित है। कालगुडली और कारगुडी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सोने की खानें हैं, प्लस यहाँ पर जो है वो डाउन्स घास के मैदान हैं, यहाँ पर किसके डाउन्स घास के मैदान हैं, प्लस यहाँ पर इसके साथ साथ कंगारू जो है यहाँ का प्रसिद्ध जीव है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है कंगारू का ऑस्ट्रेलिया के। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, भारत को संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए अभी हाल ही में चुना गया है। भारत का कार्यकाल इस चारों के समय, यानी जो निकायों में भारत को शामिल किया गया है संयुक्त राष्ट्र में, उन के लिए भारत का कार्यकाल कब तक का रहेगा, तो इसमें भारत का 4 वर्ष का जो कार्यकाल है वो रहेगा। कितने वर्ष का भैया, 4 वर्ष का कार्यकाल भारत का इसमें रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में 2023 से लेकर के 2027 तक, 2023 से 2027 जो है इसके बीच में भारत का इन यूएन के विभिन्न जो निकाय हैं, उन यूएन के विभिन्न निकायों के बीच में कार्यकाल जो है वो भारत का रहने वाला है और भारत को कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए इनमें चुना गया है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं क्या है। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया, डॉक्टर भूषण कुमार को, कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को। तो इन दोनों को अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जो है, एम वेंकैया नायडू उनके द्वारा क्या किया गया, वेंकैया नायडू के द्वारा अभी हाल ही में इनको सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात का है, इन दोनों को सम्मानित होने का अवसर अभी हाल ही में क्या है, प्राप्त हुआ है। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में कुष्ठ रोग के अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है, तो इन दोनों को सम्मानित किया है वेंकैया नायडू। अभी उपराष्ट्रपति के और राष्ट्रपति के चुनाव भारत में क्या हैं, संपन्न होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिए। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जो है, उस यूपीएससी के नए जो प्रमुख हैं वो अभी हाल ही में किसको बनाए, संजय कुमार क्षत्रिय जो हैं वो आरपीएससी के चेयरमैन, आपको पता होगा। आर्टिकल 315 से लेकर के जो आर्टिकल आपको बता रखे हैं, उन आर्टिकल में यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जॉइंट पीएससी तीनों का उल्लेख है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 315 जिसमें मुख्य हैं, आर्टिकल 315 से 323 पर इनमें सारी बातें। एस जयशंकर हमारे क्या हैं, विदेश मंत्री हैं भैया, एस जयशंकर हमारे क्या हैं, विदेश मंत्री हैं। और अभी हाल ही में इनकी खूब चर्चा हो रही है, जिस प्रकार की बातचीत इन्होंने अमेरिका के सामने अपनी रखी है। मनोज सोनी जो हैं वो हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो याद रखिएगा डॉक्टर मनोज सोनी जो है, इनको अभी हाल ही में क्या किया गया है, यूपीएससी का नया चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। चलिए इसके बाद देखिए यूपीएससी के बारे में कुछ खास बातें आपके सामने रखते हैं कि मनोज सोनी जो हैं वो हाल ही में, डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर हैं, सदस्य। यूपीएससी के प्रमुख नियुक्त होने से पूर्व मनोज सोनी 6 वर्ष तक यानी 2009 से 15 तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति और 3 वर्ष 2005 से 8 तक महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में कुलपति के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर मनोज सोनी राजनीति विज्ञान के अध्येता हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेषज्ञता प्राप्त है। डॉक्टर सोनी ने वर्ष 1991 से 2016 की अवधि के दौरान सरदार पटेल विश्वविद्यालय वल्लभ विद्यानगर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं या पद धारण कर सकते हैं, और इसके बाद वो किसी राज्य की स्टेट पीएससी में जो हैं वो सदस्य नहीं बन सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। सर रोस बोरकर अक्टूबर 1926 में यहाँ पर यूपीएससी के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, रोस बोरकर। अतः अब यूपीएससी में 30 अध्यक्ष रह चुके हैं अब तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जाती है। यानी 312 में भारतीय जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए भर्ती करने का काम किसका है, यूपीएससी का है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर 2-3 बातें आपके सामने आई होगी मेरे दोस्तों। एक तो आई होगी यूपीएससी के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने थे, तो फर्स्ट अध्यक्ष के बारे में रोस बारकर जो है, रोस बारकर
रोस बारकर का नाम आपको याद रखना है। रोस बोरकर जो है वो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष जो हैं वो रह चुके हैं, ये ध्यान रखना है। कब? अक्टूबर 1926 में इनको पहला अध्यक्ष बनाया गया था, 1926 में। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए अगला सवाल क्या है। वर्ष 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य समन्वयक किसे बनाया गया? G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा मेरे मित्रों। इसके लिए भारत का मुख्य समन्वयक अभी हाल ही में किसे बनाया गया है, आपको यह बताना है। तो इसका सही जवाब होगा क्या? सुधांशु पंत, हर्षवर्धन श्रृंगला, अजीत डोभाल, वी अनंत नागेश्वर। ये आर्थिक सलाहकार हैं। अजीत डोभाल NSA हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन श्रृंगला इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों। हर्षवर्धन श्रृंगला अभी हाल ही में G20 2023 में जिसका आयोजन भारत की मेज़बानी में होना है उसके मुख्य समन्वयक अभी हाल ही में बनाए गए हैं। देख लीजिएगा जरा इसके बारे में कुछ जानकारियां हम लोग पढ़ते हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। वर्ष 2023 में भारत में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन देश का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय आयोजन होगा। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक मंच पर देश की समृद्धि, संस्कृति, बुनियादी ढांचे, आतिथ्य और विविधता को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। हर्षवर्धन श्रृंगला भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं जो भारत के 33वें विदेश सचिव भी रहे। यह वर्ष 1984 में विदेश सेवा में शामिल हुए। उन्होंने थाईलैंड, अमेरिका, भारत के राजदूत के रूप में काम किया। बांग्लादेश में उच्चायुक्त के रूप में भी ये रह चुके हैं। और वर्तमान में हमारे विदेश सचिव कौन है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिलना चाहिए और ये सवाल का जवाब आपके सामने है। भारत के नए विदेश सचिव हाल ही में किसे बनाया गया, अगर ये आपसे पूछा जाए तो जरा सवाल पढ़िएगा। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव, यानी हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव अब कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो कि नेपाल में पहले राजदूत रह चुके हैं और नए भारत के 34वें विदेश सचिव बनाए गए। यहाँ एकदम साफ शब्दों में आपके सामने लिखा है 33वें हर्षवर्धन श्रृंगला थे और 34वें जो है वो विदेश सचिव किसको बनाया गया है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर अभी हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा जो है इनको बनाया गया। तो ये ध्यान रखना, विनय मोहन क्वात्रा जो है वो भारत के विदेश सचिव हैं वर्तमान में। और ये कौन से क्रम के, अगर ये पूछा जाए, पूछा नहीं जाएगा वैसे, तो 34वें क्रम के हैं, ये ध्यान रखना। विनय कुमार है, इतना याद रह जाएगा आपको, विनय कुमार, तो भी बहुत कुछ आपका काम चल जाएगा। विनय कुमार क्वात्रा जो है हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर बनाए गए हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया, जिन्होंने अपना पदभार अभी हाल ही में ग्रहण किया, तो डॉक्टर S इकबाल लाल सिंह पुरा जो है, लालपुरा, डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा जो है वो अभी हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव जो हैं वो बनाए गए हैं। जाहिदा खान राजस्थान में क्या है भैया, राजस्थान में राज्य शिक्षा मंत्री के बतौर कार्य करती है। माधवी पुरी बूच नहीं है मेरे मित्रों। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी नहीं है, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं। ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के क्या हैं, मंत्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं। और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, इकबाल सिंह लालपुरा हैं। चलिए अगली बात करते हैं। 13 अप्रैल को स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना सबको याद होगी। जनरल डायर ने किस प्रकार लोगों को जो है वो निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। तो अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है वो लातूर महाराष्ट्र, ये लातूर जो है वो गर्मियों के दिनों में अपने पानी की भीषण समस्या की वजह से खूब चर्चा में आता है और लगातार टीवी में आप लोग न्यूज़पेपर में इसको पढ़ सकते हैं। यही वही लातूर है जहां पर नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है इसकी स्थापना की गई है। और आज प्रधानमंत्री ने हनुमान जयंती पर 108 फीट ऊंची जो है उस प्रतिमा का भी क्या किया है, अनावरण किया है। तो तेलंगाना हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ, आप लोग पढ़े होंगे, स्टैच्यू ऑफ, एक तो है पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस की स्थापना अभी पाली में की गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना केवड़िया में की गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना केवड़िया गुजरात में की गई है, जिसे सरदार सरोवर बांध जहां पर स्थित है। और यहाँ पर जो नया आप लोगों का स्टेशन है उसको केवड़िया नगर या कौन सा सरदार नगर या कौन सा कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम। तो हैदराबाद में भी अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा श्री रामानुजाचार्य जो है इनकी प्रतिमा जो है वो अभी हाल ही में स्थापित की गई है। कहाँ पर? हैदराबाद में, तेलंगाना में।
तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए ज़रा। यहाँ पर हम लोग बात करें महाराष्ट्र की, तो ये आपके सामने महाराष्ट्र है जिसकी सीमा किस किस के साथ स्पर्श होती है, बहुत अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र की सीमा साझा होती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के साथ सीमा लगती है, तेलंगाना के साथ लगती है, इसके अलावा कर्नाटक के साथ, गोवा के साथ, गुजरात के साथ लगती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे स्टेट हैं जिनके साथ महाराष्ट्र की सीमा क्या होती है, स्पर्श होती है। और महाराष्ट्र में आप लोगों ने जब भारतीय भूगोल आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा एक चीज़, ठीक है, जैसे एक एग्ज़ाम होता है IBPS, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा TBPS, ठीक है। यहाँ पर क्या है, थाल घाट है, थाल घाट पढ़ा होगा, भोर घाट पढ़ा होगा, पाल घाट पढ़ा होगा और सैनकुट्टा घाट पढ़ा होगा। ये सारे घाट जो हैं वो इधर वाले इलाका जो महाराष्ट्र का है इसी पश्चिमी घाट में स्थित है। थार घाट है पहले, फिर भोर घाट है, फिर आपका पाल घाट है और फिर सैनकुट्टा घाट है। तो ये सभी घाट आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। ये परीक्षा में लगातार परीक्षा में सवाल आता है, ये क्रम ध्यान रखना। जहाँ IBPS होता है वहाँ TBPS कर दीजिएगा, जिसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सैनकुट्टा घाट जो है वो सभी घाट याद हो जाएंगे। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। चलिए ज़रा, हिमाचल प्रदेश का दिवस हमें याद करना है। हिमाचल प्रदेश का दिवस कब मनाया जा रहा है? प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस का आयोजन किया जाता है। आपको ज्ञात हो कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश गैर श्रेणी का राज्य बन गया। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया। पश्चात 1 जुलाई 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 1966 में कांगड़ा और पंजाब के अन्य पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया, किंतु इसका स्वरूप केंद्र शासित प्रदेश का ही रहा। संसद द्वारा दिसंबर 1970 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप 25 जनवरी 1971 को नया राज्य अस्तित्व में आया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य जो है बना। क्षेत्र के प्राचीनतम ज्ञात जनजातीय निवासियों को दास कहा जाता था। बाद में आर्य भी आकर यहाँ रहने लगे। राज्य उत्तर में जम्मू कश्मीर से, दक्षिण पश्चिम में पंजाब से, दक्षिण में हरियाणा से और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड से तथा पूर्व में तिब्बत की सीमा से घिरा हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या करीब 68 लाख है और राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 55,673 वर्ग किलोमीटर है। तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में तो 15 अप्रैल के दिन मनाया गया। चलिए अगले सवाल की ओर बात करें। अगला भी ऐसा ही है। वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया, ये देखिएगा। वाटर कॉन्क्लेव 2022 विभिन्न राष्ट्रों के बीच जलमार्ग क्षेत्र में सहयोग की नई संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त तौर पर असम के डिब्रूगढ़ में वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। PM गति शक्ति मास्टर प्लान की आकांक्षाओं के अनुरूप यहाँ पर ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, असम के डिब्रूगढ़ में वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया। परीक्षा की दृष्टि से यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मल्टी मॉडल परियोजनाओं का तीव्रता से विकास करना है। जलमार्ग क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से भारत के द्विपक्षीय व्यापार व निवेश में वृद्धि की जा सकती है। फिक्की व अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव के लिए भागीदार हैं। तो यहाँ पर परीक्षा में जो सवाल बन सकते हैं अब हम उन पर बात करते हैं। पहला तो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया असम के डिब्रूगढ़ में। कहाँ पर किया गया? असम के डिब्रूगढ़ में इसका जो है वो आयोजन किया गया। तो असम का डिब्रूगढ़ आपको ध्यान रखना है। असम के डिब्रूगढ़ में हाल ही में वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो किया गया। असम के डिब्रूगढ़ में, यहाँ पर असम के डिब्रूगढ़ में इसका आयोजन किया गया। प्लस कौन कौन? एक तो फिक्की सहयोग कर रहा है इसमें। फिक्की के साथ साथ और कौन सी संस्था है जिसके माध्यम से? अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर जो है ये सब मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात देखिए क्या है। लता मंगेशकर पुरस्कार आपको बता दिया। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। पहला जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मोदी जी को प्रदान किया गया। कब? 24 अप्रैल को, अम्बेडकर जयंती। 14 अप्रैल होगा मेरे मित्रों, ये 14 अप्रैल है। यहाँ पर क्या है? 14 अप्रैल को यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या है? कोयला मंत्रालय की एक नए वेब पोर्टल का उद्घाटन हाल ही में प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया। कोयला मंत्री हमारे कौन है? तो प्रहलाद जोशी है। इनके द्वारा कोयला मंत्रालय की एक नए वेब पोर्टल का उद्घाटन हाल ही में किया गया है।
इसके बाद अंतरिक्ष मलबे से जुड़ा हुआ एक मामला है। अंतरिक्ष मलबा लगातार बढ़ता जा रहा है और नासा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च 2019 में भारत द्वारा एंटी सैटेलाइट परीक्षण किए जाने के बाद जो अंतरिक्ष मलबा उत्पन्न हुआ वह विघटित या क्षय हुआ प्रतीत होता है। इसके कारण अंतरिक्ष मलबे में देश का योगदान पिछले 4 वर्षों की समयावधि में सबसे निचले या निम्न स्तर पर आ चुका है। तो इसके बारे में अंतरिक्ष में जो मलबा है ई कचरा है उसके संदर्भ में ये बात है। इसके कारण अंतरिक्ष में मलबे देश का योगदान पिछले 4 वर्षों के निचले स्तर पर आ गया है। अंतरिक्ष में विभिन्न आकारों की बहुत सारी अवांछित वस्तुएं तैरती रहती है। वे रॉकेट के अवशेषों, निष्क्रिय उपग्रहों व अन्य प्रकार के कबाड़ से उत्पन्न होती है। इन टुकड़ों को सामूहिक रूप से अंतरिक्ष के मलबे के रूप में जाना जाता है। ऑर्बिटल डेब्रिस क्वार्टरली न्यूज़ ने के नवीनतम अंक, जिसका प्रकाशन नासा के ऑर्बिटल डेब्रिस प्रोग्राम ऑफिस द्वारा किया गया, इसके अनुसार पृथ्वी की निचली कक्षाओं में अंतरिक्ष मलबे में 25,182 टुकड़े विद्यमान हैं। इसमें भारत सरकार के अंतरिक्ष मलबे के टुकड़ों की संख्या लगभग 114 है, जो विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री देशों में सबसे कम है। इसके अलावा भारत के 103 निष्क्रिय व सक्रिय अंतरिक्ष यान पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। अंतरिक्ष में अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के सबसे अधिक निष्क्रिय व सक्रिय उपग्रह वर्तमान में मौजूद हैं। यानी भारत की बात सीधी सी है, अंतरिक्ष मलबे के मामले में जो विकसित देश हैं, अन्य विकसित देश जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनकी बजाय भारत में सबसे कम है। चलिए अगली बात और करें, प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों की बात करें। इतिहास से रिलेटेड अभी जल्दी पॉलिटिकल साइंस के भी सवाल इसमें मेरे मित्रों आने वाले हैं, तो आप इनको जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान साक्ष्य मिले? युगल समाधान का मतलब है यानी एक साथ 200 जो हैं वो मिले हैं। इसका युगल समाधान से संबंधित आपसे सवाल पूछा जा रहा है, यह जरा बताइए मेरे मित्रों। अभी हाल ही में जो है वो निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से ऐसा, तो यहाँ पर लोथल, कालीबंगा, बनवाली है, वैसे ये बनवाली नाम है, हरियाणा में स्थित है ये, और हड़प्पा है। तो लोथल से इस प्रकार के जो प्रमाण हैं वो प्राप्त हुए हैं। लोथल से जो संयुक्त समाधान पद्धति है इसके प्रमाण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। युगल समाधान के साक्ष्य जो हैं वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। चलिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? यानी कपास का उत्पादन यहाँ हुआ जिसे मुख्यतः ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो इसे ग्रीक और यूनान के लोग सिंडन के नाम से जानते थे। सिंडन किसका नाम है? कपास का ही नाम है। और इसे कौन से लोग? यूनान के लोग कपास को क्या कहते थे? सिंडन के नाम से पुकारते थे। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा। हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांशतः किसकी बनी है? तो सेलखड़ी से बनी है, या फिर काचली मिट्टी से बनी है, या गोमदे और चर्ट से बनी है, या मिट्टी या तांबे से बनी है? तो सेलखड़ी की अधिकांश मोहरें जो हैं वो हड़प्पा काल में प्राप्त हुई है, ये आपको मालूम होगा पहले से ही। अगला सवाल है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आपको बताना है। चांदी, टिन और सोना, इनमें से कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका क्या करते थे भैया? हड़प्पावासी आयात करते थे, निर्यात नहीं लिखा, आयात लिखा है। तो हड़प्पावासी चांदी, टिन और सोना तीनों का ही क्या करते थे? आयात करते थे। चांदी है, सोना है और टिन है। तो पहले याद करिएगा सोना, सोने के साथ याद करिए चांदी, ठीक है, और चांदी के बाद याद करिएगा टिन। ऐसे याद करोगे याद रह जाएगा। इन सब का आयात करते थे। अगला सवाल, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल का नाम बताइए। ये तो बहुत अच्छे से बता सकते हो। अफगानिस्तान जो है इसमें स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल का नाम आप लोगों को बताना है। तो इसका सही जवाब इनमें से कौन सा है? गुंडीकाक है, सुर्तगोई है और देहमोरा सुगुडी है, या इनमें से कोई नहीं? तो अफगानिस्तान में इनमें से कोई सा भी स्थान जो है वो मौजूद नहीं है। आपने सुतका गेंडोर का नाम सुना होगा मेरे हिसाब से, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल, सुतका गेंडोर, अल्लाहादीनो, बालाकोट, कुंतासी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी हैं, तो यहाँ ध्यान रखना इनमें से सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कोई सा भी नहीं था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में से किन किन जानवरों का अंकन जो है वो आपको प्राप्त हुआ है? इनमें से कौन से ऐसे जानवर हैं जिनका जो है वो आपको प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो इसमें से भी किसी का भी प्रमाण आपको यहाँ से प्राप्त नहीं होता है। अगला देखिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, यानी नटराज की जो मूर्ति है, नटराज जो मूर्ति आप लोग देखते हैं, उस नटराज मूर्ति के बारे में चर्चा की जा रही है आपसे। तो यह मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से जो है वो आपको प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा।
किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी पंडित जी की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है, पुजारी की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है आपको ये बताना है। तो यह भी आपका हड़प्पा से प्राप्त हुई है, पंडित जी की मूर्ति जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान दिखाए गए हैं, ये किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जो हैं वो उसके आधार पर कहा गया है कि एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों को दिखाया गया है। तो कहाँ है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चंदहुदड़ो है या लोथल है। तो इसका सही जवाब मेरे दोस्तों क्या है, चंदहुदड़ो जो है वहाँ से ऐसा प्राप्त हुआ है। तो आप सभी मित्रों को आज की क्लास जो है वो अटेंड करने के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए लगातार आप प्रयास करते रहे, हम आपके साथ जो है वो बने रहेंगे। आप सभी को आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए लगातार प्रयास करें कि आपको कुछ बेहतर उपलब्ध करवाया जा सके जो आपकी परीक्षा में आपकी हेल्प कर सके। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, और आप चिंता मत करिए, आपकी सारी डिमांड अब तक पहुंच रही है और जल्दी इस दिशा में हम प्रयास जो है वो जारी रखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।